स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टीआई यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के जो भी सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर 2023-24 के सेशन में जो नए सिलेबस है, आपके नए सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, जो लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं इस साल 2023 में, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, उनके लिए यह सिलेबस होने वाला है। भाई देखो, किसी भी फील्ड में उतरने से पहले एक बार आपको पूरे फील्ड का परिमाप लेना जरूरी होता है ना। इसीलिए आप यदि सेकेंड ईयर में गए हो तो पहले आप ये चीज जरूर मेजर कर लो कि हमें पढ़ना क्या क्या है। भाई पढ़ने के तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितना है और कितना पढ़ने से हमारा एग्जाम बढ़िया चला जाएगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके साथ हम डिस्कस करने वाले आज आपका सिलेबस। तो चलिए देखते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है। देखिए, पहला है कि जनरल कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है ट्रांसफार्मर, स्टैटिक डिवाइस है आपका ट्रांसफार्मर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। अब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सिलेबस किसके लिए है भाई? ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है। ठीक है, फिटर के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक, आपको पढ़ना है रोटेटिंग मशीन। स्टैटिक डिवाइस आपका होता है ट्रांसफार्मर या फिर स्टैटिक मशीन आपका ट्रांसफार्मर होता है। जितने भी आपके रोटेटिंग मशीन है, सारी रोटेटिंग मशीन आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगी और इन सभी मशीनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर हो जाएगा, यूज ऑफ आर्मेचर हो जाएगा, फील्ड कॉइल, पोलैरिटी, योक, फैन, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, लेमिनेटेड कोर, ईएमएफ इक्वेशन, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, सीरीज शंट कंपाउंड, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, इंटरपोल्स, कनेक्शन, इंटरपोल्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर, अप्लायंस, लॉसेस एंड एफिशिएंसी जनरेशन जनरेटर एंड रूटीन एंड मेंटेनेंस। ये सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखिए, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं कि यदि ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से समझ गए, ये दोनों चैप्टर यदि आप अच्छे से समझ गए, कौन कौन से चैप्टर भाई? डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ये दोनों चैप्टर यदि आप अच्छे से समझ गए तो आपको सारी मशीनें, सारी रोटेटिंग मशीनें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। और यदि ये दोनों पॉइंट आपके मिसिंग हो गए, मतलब ये आप अच्छे से नहीं समझ पाए, तो आप बाकी सारी मशीनों की वर्किंग भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है भाई, इसलिए इन दोनों को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। और एक बात का खास ध्यान रखेंगे, जो आपका डीसी जनरेटर है, यहाँ पे आपके जो बुक है, आपके बुक नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपको का एनसीवीटी बोर्ड है, एनसीवीटी बोर्ड हमेशा हमने ये देखा है कि वो ये कहता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मोटर में लगता है और लेफ्ट हैंड रूल जनरेटर में लगता है। तो भाई इस चीज को मैं गलत काटता हूँ। ठीक है, हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगेगा और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड रूल ये जनरेटर में लगेगा। ठीक है, जनरेटर में हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है। और आपकी डीसी जनरेटर किस पे काम करता है भाई? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे कार्य करता है। और इसमें फैराडे का, इसमें ईएमएफ के डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसका जनरली याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है कि आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए एक हैंडल की जरूरत पड़ती है। अब जो नई वाली जनरेटर है उसमें तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले जो भी जनरेटर थे उसमें जरूरत पड़ती थी। तो हैंडल आप लोग दाहिने हाथ से घुमाते हो, इसका मतलब है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इसमें लगेगा। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है, तो इसको आप लोग कंसेप्ट न बनाइएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ डीसी मोटर, रिलेशन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ, आर्मेचर voltage drop, speed and flux of dc motor starter, relation between torque and flux, armature current, changing the direction of rotation, characteristics, losses and efficiency, routine and maintenance, method of speed control of dc motor। देखो, आपको डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल पढ़ना कंपलसरी है। स्टार्टर के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्टार्टर होते हैं आपके डीसी में। डीसी में 3 तरह के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर जो है वो आपके डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट होता है, कंपाउंड के लिए होता है। जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर है वो भी शंट और डिफरेंशियल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल स्पीड की बात आ जाती है तो वहां पे हम लोग ये यूज कर लेते हैं। करेक्ट इतना? अब देखिए,
अगला है आपका लैप वार्निंग तथा वेव वार्निंग। लैप वार्निंग हमेशा यूज की जाती है हाई करंट के लिए, और वेव वार्निंग जो है हमेशा यूज की जाती है हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो लैप वार्निंग और वेव वार्निंग ये कैसे की जाती है, इनका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, फिर इनका बैक पिच और फ्रंट पिच कितना होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें जानना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज। यहाँ से अब आपकी एसी मोटर स्टार्ट हो जाती है, इस टॉपिक से आपके एसी मोटर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक तो अपनी आपने डीसी मोटर पढ़ा था, डीसी मोटर के आपके इफिशियंसी पढ़ा, आपने बिहेवियर पढ़ा, उसका आपने ये देख लिया कि कौन कौन से लॉसेज हैं इसमें, ये चीज पढ़ा। फिर आपको आपने ये भी पढ़ा कि उसमें स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। अब यहाँ से डीसी मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले डीसी मोटर आपको पढ़ना है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो टाइप्स होते हैं, आपका स्क्वायरल केज होता है, दूसरा स्लिप रिंग होता है। तो इन दोनों का आपको स्पेसिफिकेशन देखना है या दोनों के टाइप्स देखने हैं, फिर उनका कंस्ट्रक्शन देखना है, उनका वर्किंग देखना है, और इन दोनों मशीनों का स्पीड कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका है, ये चीज भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका स्टार्टर भी जानना है। एसी स्टार्टर कौन कौन से भाई आपके डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। एसी स्टार्टर अलग होते हैं, डीसी स्टार्टर अलग होते हैं। एसी स्टार्टर में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मिल जाएगा, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा कौन सा स्टार्टर भाई, एक रेजिस्टेंस स्टार्टर मिल जाएगा। तो ये आपके रेजिस्टेंस वाला जो मेथड है वो केवल हम लोग स्लिप रिंग में यूज कर पाते, स्क्वायरल केज में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये एकदम पूरी तरह से मोटर पैक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिंगल फेज प्रिवेंशन, नो लोड एंड ब्लॉक लोडर टेस्ट। ठीक है, ऑफ इंडक्शन मोटर, लॉसेज एंड इफिशिएंसी, वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ मोटर, मेंटेनेंस, रिपेयर, कंसेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग एंड रिलेटेड टर्म्स। डबल लेयर आपको कंसेंट्रिक वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये दो तरह की वाइंडिंग आपको एसी मशीन के लिए पढ़नी पड़ेगी। डीसी मशीन के लिए आपको ये दो तरह की वाइंडिंग पढ़नी पड़ेगी, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। ठीक है, और उनके रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे इसमें बैक पिच होता है, फ्रंट पिच होता है, फिर आपका कॉइल स्पैन फैक्टर होता है, कॉइल स्पैन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है। रिजल्टेंट पिच कितना होता है, तो ये सब रिलेटेड टर्म्स है आपके वाइंडिंग के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तीन तरह की होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तीन तरह कौन कौन सी होती है भाई, एक आपका स्प्लिट फेज होता है, एक आपका कम्यूटेटर होता है, और एक आपका सेडेड पोल। तीन तरह के आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। तीन तरह की जो मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक होती है आपकी स्प्लिट फेज। ठीक है, स्प्लिट फेज, कलर मैं थोड़ा सा दूसरा ले लूँ, हो सकता है आपको ये कलर क्लियरली ना दिख रहा हो। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है आपकी कैपेसिटर कैपेसिटर मोटर, और तीसरी होती है आपकी शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। फिर आपकी कैपेसिटर मोटर जो है, इसके तीन टाइप अलग अलग हैं। वो आपका एक हो जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और एक आपकी शेडेड पोल मोटर होती है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है, इन सब का वर्किंग आपको जानना है, और इन सब का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे किस किस मोटर का यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ वेरियस सिंगल फेज एसी मोटर। जो भी आपकी सिंगल फेज एसी मोटर है, तो उनको स्टार्ट करने का कौन कौन सा तरीका है। देखिए, जो आपकी सिंगल थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, लेकिन आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होगी वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जो जो तरीके होते हैं उसी हिसाब से उसका नाम भी रखा जाता है। अभी हमने आपको जो नाम बताया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, मतलब कि उसमें कैपेसिटर उसको स्टार्ट करता है, और जो हमारा कॉइल होता है या इंडक्टर होता है वो उसको रन कराता है। ठीक है, तो उसके स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो सारे तरीके आपको पढ़ने हैं। ठीक, उनके फिर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ने हैं, फिर आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लॉसेस, उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, ये सारी चीजें जानना है। फिर आपको जानना है कि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। फिर इसमें भी जो ये सारी के सारी एसी मोटरें होती हैं, तो ये एसी मोटर में हम लोग दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सभी वाइंडिंग आपको जानना है, वाइंडिंग के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका
कि प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर ईएमएफ इक्वेशन, अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर भाई एक तरह का आपका एसी जनरेटर होता है जो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये आउटपुट पे आपको एसी देता है, जबकि जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन वो आउटपुट पे हमें डीसी देता है। ठीक है, तो आपका वो इसका वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है, और फिर पैरेलल ऑपरेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, चेंज करने पे क्या क्या इसमें घटना होती है, ये सारी चीजें आपको जानना है अल्टरनेटर के बारे में। अगला है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी आपको पढ़ना है और अल्टरनेटर भी पढ़ना है। अल्टरनेटर क्या है, एक सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, है ना। फिर आपको जानना है पीएन जंक्शन, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उनकी बायसिंग कौन कौन से, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के बारे में जानना है आपको। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सभी रेक्टिफायर भी पढ़ना है आपको। फिल्टर्स भी पढ़ना है, उनके प्रिंसिपल पढ़ने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आपके एससीआर होते हैं, ट्रैक होते हैं, ड्रैक होते हैं, फिर आपका आईजीबीटी, ये सभी के सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो इन सभी का प्रिंसिपल जानना है आपको, और इन सभी का वर्किंग भी आपको जानना है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वायरिंग एक्सेसरीज। रेस पे देखो, वायरिंग एक्सेसरीज में जैसे वायरिंग करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका एक डीन रिले होता है, ठीक, आप फिर आपका स्ट्रिप होता है, कई सारी चीजें हैं वायरिंग में। डीन रिले, टर्मिनल, थिम्बल, लंग्स, फेरल्स, केबल बाइंडिंग, ठीक है, स्ट्रैप, बटन, केबल टाई, स्लीव, ग्रोमेट, क्लिप, टेस्टिंग, इन सब का यूज क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं और किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है भाई, बेसिक कंसेप्ट एंड ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको ये जानना है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे बनाया जाता है, फिर आपका इन्वर्टर कैसे काम करता है, फिर आपका यूपीएस किस लिए यूज होता है, ठीक है, और आपकी जो इमरजेंसी लाइट है, इमरजेंसी लाइट कैसे काम करती है या किस हिसाब से वर्क करती है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश आ रहा है ना, ठंडी का मौसम अब बदलने वाला है ना मौसम, इस वजह से। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर कंपैरिजन, पावर जनरेशन बाय थर्मल एंड हाइडल पावर। देखो, आपके परंपरागत तथा गैर परंपरागत तरीके कौन कौन से है बिजली को उत्पन्न करने के लिए, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, और फिर कैसे बिजली बनाई जाती है हाइडल द्वारा, मतलब पानी के द्वारा, फिर आपका सोलर सेल का यूज करके थर्मल इफेक्ट द्वारा कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें आपको जानना है। ठीक है भाई, और लास्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक को हम लोग पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं, पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर लाइन इंसुलेटर जानना है, ओवरहेड पोल्स, मेथड ऑफ ज्वाइनिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर, सेफ्टी प्रिकॉशंस, आईई रूल, डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन, ठीक है, वेरियस सब स्टेशन, वेरियस टर्म्स, मैक्सिमम डिमांड। अब देखो, ये जो 4-5 टर्म आपको दिए हुए हैं, ये जो 4-5 टर्म दिए हुए हैं ना, ये चारों पांचों टर्म आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं है आपका, बोर्ड का तो पेपर मतलब मुश्किल से बहुत छोटा चीज है, बोर्ड का पेपर तो सब लोग पास कर ही ले जाते हैं। आप इसके बाद जब किसी भी कंपटीशन में जाते हो तो वहां पे इन चारों पांचों टॉपिकों से जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इतना एक क्वेश्चन तो और बहुत ज्यादा फेमस है कि लोड फैक्टर का मान कितना होता है। लोड फैक्टर का मान 1 से कम होता है कि अधिक होता है, तो 1 से कम होता है हमेशा। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कितना होता है, तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इन चारों पांचों टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी है, और इनका क्या क्या अपना रोल है, ये सारी चीजें भी पढ़ना है। ठीक है भाई, और बस हम आपसे लास्ट में इतना ही कहेंगे कि देखिए, आप कोई भी बुक फॉलो करिए, लेकिन एक बुक को आप केवल पूरा एक तरफ से पढ़िए मत, आप अपना टॉपिक जरूर मैच कराइए, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए। ये एक एक जो भी आपके सिलेबस हैं, सिलेबस के हिसाब से आप एक एक टॉपिक बुक से मिलाइए, बस उतना पढ़ते जाइए। और ये चीज आपको किसी एक बुक में नहीं मिल जाएगा कि जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स आपके किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे एक छोटी सी फीस लेकर आप लोग आसानी से पूरी चीजें, जितने भी आपके पॉइंट्स है, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए, हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कराया है, आप वहां पे भी जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।